एजुकेशन पॉलिसी पे हमने बात कर ली। पूसा संस्थान किस हिसाब से एक एक्सेसिबल इंस्टीट्यूट बन रहा है, किस हिसाब से टीचर्स टू स्टूडेंट का रेशो चल रहा है, उसके ऊपर हमने बात करी। अब हम जाएंगे जिसके लिए पूसा काम करता है, किसान के लिए। तो सबसे पहले तो सर आप कुछ लाइट डालिए जो 3 एग्रीकल्चर बिल्स आए उनके ऊपर, क्योंकि हम जो देखते हैं हमारे कृषि मंत्री भी हैं या फिर हमारी जो सरकार है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा क्योंकि हम इसको पॉलिटिकल नहीं बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है उन बिलों के अंदर कि इतने हज़ारों की संख्या में किसान अपने घर को छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं, तो हालत बहुत बुरी है। तो आप उसके ऊपर कुछ सर प्लीज़ बताइए। इस साक्षात्कार के लिए विशेष रूप से समय थोड़ा सा कम है और इतने कम समय में इतने विस्तृत विषय पर चर्चा शायद संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि 1960 के दशक में अंत में जब हरित क्रांति 68, 69, 70 के आसपास इसी संस्थान में आई और मैक्सिको से बौने गेहूं की किस्में डॉक्टर बोरलाग के द्वारा, डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई और उनका बृहद स्तर पर उस पर शोध हुआ, बीज उत्पादन हुआ और उत्पादन देश में बढ़ा। तो उस समय हमारी आवश्यकता थी कि देश के विभिन्न भागों में किस प्रकार से खाद्यान्न पहुंचाया जाए। क्योंकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति का मुख्य केंद्र बिंदु रहा, वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं विकसित की गईं और बीज उत्पादन करके किसानों को दिए गए। उत्पादन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा। तो सरकार ये नीति लेकर के आई उस ज़माने में 60-70 के दशक में शुरू के हिस्से में कि हम जो है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी लेकर के आएँ और जितना गेहूँ यहाँ पर पैदा हो रहा है, अन्न पैदा हो रहा है, उसको हम प्रोक्योर करें सरकार, और किसान सहयोग करें गेहूँ उत्पादन में ताकि देश की भूखमरी को समाप्त किया जा सके। और बाहर से जो गेहूँ आता था PL 480 स्कीम के अंतर्गत अमेरिका से, उसको हम उसके ऊपर निर्भर न रहें, हम आत्मनिर्भर हों। तो उस समय की आवश्यकता थी। अब यह है कि हमारे देश में गेहूं का उत्पादन इस वर्ष करीब 115 मिलियन टन के आसपास होने जा रहा है। चावल का उत्पादन भी करीब 117-18 मिलियन टन के आसपास उम्मीद की जाती है अगले सीजन में आएगा। 114 मिलियन टन हो चुका है। हमारे देश के अन्न भंडार में करीब 70 मिलियन टन के आसपास खाद्यान्न भरे हुए हैं, और जिसके चलते सरकार ने जब लॉकडाउन मार्च 2020 में लागू किया गया तो उस समय सरकार ने 80 करोड़ जनता को करीब 6 महीने तक निःशुल्क भोजन के लिए पर्याप्त अन्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की, और अभी भी वो जारी है। ये तभी संभव था जब इतना उत्पादन हुआ था। लेकिन अब सवाल यह है कि हमें जब किसानों की आमदनी को बढ़ाना है तो जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। जब हम अपना धान और गेहूं विदेशी बाजार में इतना उत्पादन होने के बाद बेचने के लिए चलते हैं तो वहाँ पे हमसे सस्ते दाम पे दूसरे देश बेचने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारा धान और गेहूं वहाँ पर बिकता अगर है तो हमको सब्सिडी पे बेचना पड़ता है, सरकार को पैसा लगाना पड़ता है। इसलिए हमको फसल विविधीकरण की ज़रूरत है। हमें शायद अब धान और गेहूं की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना किसी ज़माने में थी, तो इसलिए फसल विविधीकरण की ज़रूरत है। पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखें कि धान की खेती के कारण जल स्तर बहुत तेज़ी से नीचे चलता जा रहा है। नवंबर का महीना आता है, उस समय पराली जलाने से प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावे कृषि में जो श्रमिकों की ज़रूरत है धान की रोपाई करने के लिए, वो बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेबर आती है, लेबर की समस्या होती है। ऐसे में अगर हम विविधीकरण करें तो विविधीकरण से अगर यहाँ पे हम धान की जगह पर मक्का लगाएं, सोयाबीन लगाएं, इसके अलावा अरहर लगाएं, ये खरीफ की फसलें हैं जो कम पानी में हो जाती हैं, इतनी लेबर की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए भी पर्याप्त प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था की जाए। खासकर जैसे सोयाबीन की हम बात कर रहे हैं, तिलहनों में हम 70,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न तेल प्रतिवर्ष हम आयात कर रहे हैं। जो हमारी मुद्रा बाहर जा रही है उस मुद्रा को संचयित करके फसल विविधीकरण के माध्यम से, कोई ज़रूरी नहीं कि पंजाब में धान ही धान लगाया जाए। क्यों धान लगाया जाए? पंजाब के लोग जो हैं इधर से धान दूसरे देश के दूसरे लोगों के लिए पैदा करते हैं, उनका मुख्य भोजन जो है गेहूँ है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, जो हमारी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए बिल लाए गए हैं, उसमें प्रावधान विविधीकरण का है, स्टोरेज के लिए व्यवस्था विकसित करना है। क्योंकि जब तक हमें स्टोरेज की व्यवस्था नहीं विकसित हुई, आप देखिए, मैं बताना चाहूँगा इसमें कि करीब 10% अनाज, इसका मतलब कि 300 मिलियन टन हमारा अनाज देश में पैदा होता है, 10% उसका 30 मिलियन टन हुआ, और इस 30 मिलियन टन की अगर हम वैल्यू निकालें तो 80,000 करोड़ होता है। 80,000 करोड़ रुपए का अनाज यानी कि 10% प्रतिवर्ष हमारा खराब हो जाता है, इस वजह से कि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। अब भंडारण की उचित व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण भंडारण की व्यवस्था करने के लिए उसमें आर्थिक निवेश की आवश्यकता है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे आर्थिक निवेश
करके, हालांकि 1 लाख करोड़ रुपए अभी सरकार के द्वारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिया गया है, लेकिन इसमें साथ ही साथ जैसे अस्पताल की बात होती है तो अस्पताल में निजी निवेश कितने हुआ है उसके बारे में कोई विरोध नहीं होता है, और हर आदमी के लिए सुविधा मिल रही है, वहाँ पे जाके उपचार करा रहे हैं लोग जो है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर निजी निवेश के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, स्टोरेज की सुविधा बढ़ती है, तो जो हमारा नुकसान हो रहा है भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण, सब्जियों में, फलों में, फूलों में, ये नुकसान 40% का है। तो इससे अब देखिए इतना हम पैदा कर रहे हैं, पैदा करने में हमारा जो है इनपुट लग रहा है, फर्टिलाइजर लग रहा है, वाटर लग रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो हम उतना पैदा न करें, अगर हम भंडारित करें अच्छी तरह से तो हम पैदावार कम कर सकते हैं। चाइना ने पॉलिसी अपनाई, किसी ज़माने में 32 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती चाइना करता था और अब उसने घटा के अपना क्षेत्रफल 26 मिलियन हेक्टेयर कर लिया। चाइना कहता है कि हमको सस्ता धान अगर बाहर से मिल जाएगा तो हम पैदा क्यों करें, हम इतना वातावरण को नुकसान क्यों करें। तो आत्मनिर्भर तो हमें होना ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बाद आत्मनिर्भर होने के बाद किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है और उसके लिए हमें अपना एक्सपोर्ट जो है बढ़ाना पड़ेगा कृषि में। अभी हमारा कुल एक्सपोर्ट जो है करीब 38 बिलियन डॉलर का होता है और इसको हमें करीब करीब 80 बिलियन डॉलर करना है। 80 बिलियन डॉलर जब करना है एक्सपोर्ट को, तो आपको आपका जो उत्पाद है उसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। इसके लिए आपको कृषि में लागत कम करनी पड़ेगी। लागत कम करने के लिए ज़रूरी है कि कृषि में आप जो है विज्ञान का प्रयोग करें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। अब जैसे मान लीजिए आपने 100 एकड़ में कोई धान की फसल लगाई है, एक जगह कहीं कीड़ा लगा तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा, सेंसर के द्वारा आपको पता चल जाए कि फला जगह कीड़ा लग गया है, वहीं जाकर के उतनी दूर में दवा छिड़क दिया, तो पूरे खेत में दवा छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारी लागत जो है कमी होगी, नुकसान भी बचेगा, लेकिन इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के लिए निवेश चाहिए। तो इसलिए हमारे समझ से ये जो बिल लाए गए हैं उसमें दूरगामी परिणाम इसको अच्छे होंगे निश्चित रूप से। इसके बारे में उचित जानकारी लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है और किसानों को, हमारा मानना यह है कि अगर जैसे मान लीजिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मुख्य रूप से इसमें भाग ले रहे हैं, अभी जो है वैसे देश में भी चल रहा है आंदोलन, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर किसान को वही आमदनी जो उसे धान से मिल रही है, अगर वही आमदनी पंजाब के किसान को, हरियाणा के किसान को सोयाबीन लगाने से मिल जाती है या मक्का लगाने से मिल जाती है तो वो लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा। उसको तो कुल मिलाकर के अंत में उसे कितनी लागत पे कितना मुनाफा हो रहा है ये देखना है। तो जब तक हम वो सुनिश्चित करेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो सुनिश्चित करने के लिए हमको विविधीकरण और निवेश, ये सब सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब मक्के की अगर हम बात करें, मक्का का उत्पादन अगर हम बढ़ाएंगे मान लीजिए इस क्षेत्र में धान को ख़त्म करके, तो हमें उसकी प्रोसेसिंग के लिए, फीड उसको तैयार करने के लिए या उसमें से एथनॉल बनाने के लिए, इसके लिए हमको फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, तो उसमें निवेश आएगा। तो उसको जो है प्राइवेटाइजेशन के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। वही बात आप जैसे हॉस्पिटल की बात करते हैं, अब ठीक है एम्स है अपनी जगह पे, आरएमएल है अपनी जगह पे, वहाँ पे भी सुविधाएं हैं, मिलती हैं, लेकिन आप देखिए वहाँ पे आवश्यकता तो पूरी नहीं हो सकती है। लोग कितनी दिक्कत होती है जब वहाँ पे जाते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा है। तो इसलिए हमको प्राइवेट निवेश की ज़रूरत है। सर आपने एक बार और प्रूव कर दिया, आप बेस्ट टीचर, आपने पूरा का पूरा समझाया एंड आई रिमेम्बर इट वर्ड बाय वर्ड। सर बट निजीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे देश जिनको हम लोग कहते हैं मॉडल कंट्रीज या फिर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने अपना एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक निजीकरण कर रखा है और बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज भी कर रखा है। पहला पॉइंट तो सर ये है कि उनके यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो सारे के सारे लार्ज स्केल फार्मर्स हैं, 10 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीन वाले। हमारे यहाँ पे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल फार्मर्स ज़्यादा हैं। तो क्या वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों में इम्प्लीमेंट्स के अंदर, फार्म इम्प्लीमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट वो करेंगे तो शायद उनको इतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे सर, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि निजीकरण जैसे जो हम बात कर रहे हैं, तो यूएसए में हमने देखा था आज से 2 साल पहले, अखबारों के अंदर मैंने भी पढ़ा था कि उनके पास एक कोई क्रॉप थी वो सरप्लस में उग गई थी, तो प्राइवेटाइजेशन थी, तो गवर्नमेंट उनको प्रोक्योर नहीं कर सकती थी और कम दामों में बेच नहीं सकती थी अपने लोगों को। अगर बेचती तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। हालांकि उस टाइम पे उनके यहाँ पे भुखमरी आ रखी थी, इतने बड़े लेवल पे नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा आ रखी थी, क्योंकि इन्फ्लेशन यूएसए में काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने उस क्रॉप को क्या किया, समुद्र के अंदर डाल दिया पूरी की पूरी को। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइजेशन कहाँ से सर कामयाब रहेगा? नहीं, इसमें जो हमारा ये मानना है कि जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो एक बात आपने कही कि हमारी जोत जो है किसानों की छोटी है, ठीक है, ये एक समस्या है और ये वास्तव में समस्या है, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे,
बड़े स्तर पे, तो उसमें हमें जोत थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे बात चल रही है कि हम जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाएं, एक गांव के 1000 किसान मिल करके अगर वो एक ही चीज़ का उत्पादन करते हैं, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करते हैं और उस चीज़ का उत्पादन करते हैं जिसकी आवश्यकता बाज़ार में है, तो एक गुणवत्ता का और ऊंचे दर्जे का अगर उत्पादन एक जगह से मिल जाता है किसी भी इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने में अब ये ज़मीन को हम माँ के रूप में मानते हैं, हमारी ऐसी धारणा रही है, हमारा ऐसा विचार शुरू से रहा है। क्या हम अपनी ज़मीन को एक साथ मिला करके और मेड़ तोड़ करके बड़े खेत बना करके उसको फिर भी हर आदमी का जितना हिस्सा है वो अपनी जगह पर हो और उसके साथ लागू उसको कर सकें? ये आइडियल सिचुएशन है, होनी चाहिए ऐसी, अगर हमको लाभकारी बनाना है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, इमीडिएटली इसको शायद संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अगर आज किसान की दिक्कत क्या है कि जब किसान संगठित होगा, संघे शक्ति होती है, एक साथ इकट्ठा होते हैं तो शक्ति बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कोई 1 एकड़ किसान है, कोई 2 एकड़ किसान है, कोई 10 एकड़ किसान है, सब लोग मिल करके अगर एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाए, तो जो उसमें इकाई लगनी है, इनपुट लगना है, चाहे वो खाद है, बीज है, दवाई है, अच्छी गुणवत्ता का इनपुट एक जगह से जा कर के खरीद करके वो इकट्ठे ला सकते हैं। 50 किसान या 1000 किसान एक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के अलग-अलग जाएंगे वही चीज़ लेने के लिए, उसमें उनको घाटा होगा। सही अलग-अलग चीज़ लेकर के आएंगे, अलग-अलग दुकानों से लेकर के आएंगे, गुणवत्तापूर्ण उनको इनपुट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से नुकसान काफ़ी होता है। तो इस तरह से हम संगठन हो करके, जब संगठित हो करके इस तरह से फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाएंगे, तो हमारी उत्पादन की इकाइयाँ जो हैं हमको सस्ते दामों पे 20%, 15% रिबेट में मिलेगी। आज देखिए आपके पूसा के अगल-बगल कई केमिस्ट हैं, जिनसे अगर आप लगातार दवा लें तो वो करीब 15% रिबेट देते हैं। गंगाराम की कुछ दुकानें हैं पास में, इधर इंदरपुरी में है, वो 15% आपको रिबेट दे रहे हैं। तो कोई भी खाद बीज दवाई देने वाला आदमी अगर इकट्ठा उसको माल बेचने को मिल जाएगा 1000 किसानों को, तो वो रिबेट आपको देगा, सस्ते दाम पर मिल गया। गुणवत्ता जो चीज़ चाहिए आप वो मांगेंगे वही मिलेगा। तो इससे हमको खेती की लागत जो है वो कम होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी इकाइयों की, तो उत्पादन भी हमारा बढ़ेगा। अदरवाइज नकली दवाइयाँ मिलती हैं, अलग अलग किसान ठगा जाता है। किसान को इतनी जानकारी नहीं होती है, जब वो आढ़ती के पास जाता है, आढ़ती जो बता देता है, हाँ ये दवा ले जाके डाल दो, वो ले जाकर डाल देता है, उसको पता नहीं होता है। तो इस बारे में किसानों को संगठित करने की, शिक्षित करने की आवश्यकता है। हमारे संस्थान के द्वारा एक कार्यक्रम और पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है, इसको हम मेरा गाँव मेरा गौरव कहते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे 5 वैज्ञानिकों का एक समूह, 5 गाँवों के एक समूह को, जिसको एक हम क्लस्टर कहते हैं, अडॉप्ट किया हुआ है। वहाँ पे वैज्ञानिक जाते हैं, किसानों को सारी जानकारी देते हैं, खाद, ये बीज इत्यादि इकाइयों को भी देते हैं, और इस तरह से जो है वो हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं। इसके अलावे और कई सारे प्रसार के माध्यम हैं जिनके द्वारा हम जानकारी किसानों तक देते हैं। हाँ जी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि सर के साथ में इस बार भी पूसा के अंदर हर साल की तरह से पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया था, और इस मेले के अंदर किसान हर देश के कोने कोने से आते हैं और पूसा फैसिलिटेट करता है किसानों को आने के लिए, ताकि उनका कुछ पैसा बचे और उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल सके। तो सर आप उसके बारे में कुछ बताइए, छोटा सा एक। ये हमारा किसान मेला जो है 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी को लगाया गया। चूँकि यह कोरोना का समय था, तो उतने बृहद स्तर पे हम नहीं कर पाए जितना हर साल करते हैं, लेकिन किसानों को मेले से जोड़ने के लिए हमने एक प्रयास किया कि पूरे मेले का जो कार्यक्रम है वह नेट के ज़रिए, वेबकास्टिंग के ज़रिए हम इसको प्रसारित यूट्यूब चैनल के माध्यम से किए। तो सारा जो क्षेत्रीय प्रदर्शन था, जीवंत प्रदर्शन किया गया था, किसान गोष्ठी हुई, मुख्य अतिथि का भाषण हुआ, जितने हमारे स्टॉल लगाए गए थे उनको सबको हमने जीवंत रूप से दिखाया, किसानों को घर बैठे लोग देख पाए। पहली बार पूसा के इतिहास में हुआ कि हम किसान मेले को लाइव किए, और ये हम कोरोना की देन मानते हैं। शायद कोरोना नहीं हुआ होता तो इस तरह से जो मीडिया का प्रयोग किया गया है प्रचार प्रसार में, वो शायद इतना बड़े पैमाने पर नहीं हो पाता। इसके अलावे किसानों को हमने बीज दिया, करीब 3 दिन के अंदर 50 लाख रुपए का बीज बिका यहाँ से, जिसमें खासकर धान का और मूंग का 2 फसलों का बीज बहुत बड़े पैमाने पर दिया। विशेषज्ञ आए, उन्होंने किसानों को सारी जानकारी दी। इसके अलावा हमने एक नया आविष्कार किया था पूसा फार्म सनफ्रिज का, जिसमें कि एक 10 बाई 10 बाई 10 फीट की
हमने संरचना बनाई है जो कि 100% सौर ऊर्जा से चलती है, और उसमें आप करीब 2 टन सब्जी को 15 दिन तक बिना नुकसान के भंडारित कर सकते हैं। सौर ऊर्जा के ऊपर चलती है, कहीं भी लगाया जा सकता है। ऑन फार्म स्टोरेज के लिए और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को जो है कम करने के लिए बहुत अच्छी सुविधा रही है ये। तो सर इसके साथ साथ आपने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, जो लाइव किया वो तो है ही है, बट आपने जो यूट्यूब चैनल का इनोवेटिव आइडिया लेके आए सर आप, और अब पूसा काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के अंदर पूसा समाचार हर हफ्ते एक एपिसोड लेके आ रहा है, जिससे क्योंकि हम देखते हैं जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है, ग्रीन स्क्रीन के कमरे में बैठ के वो लोग बहस करते रहते हैं, वो तो बहुत अलग की बात है, नॉलेज तो उनसे मिलती नहीं है। पर ये जो पूसा समाचार का जो आपने प्रोग्राम चालू किया है, इससे मैंने ये देखा है कि एक तो 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर 11,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर उस चैनल पे हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है हम लोगों से। मुझे उम्मीद है कि आपका भी चैनल जल्दी इतना प्रचलित हो जाएगा। दूसरी चीज़, किसानों को जो एग्जैक्टली चीज़ चाहिए, उनको भाषणबाजी नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि भाई क्या चीज़ है, क्या इनोवेशन है, और अगर हमको कल को प्रॉब्लम आती तो हमको कौन से साइंटिस्ट के पास जाना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में, वरना डायरेक्टर सर तो हैं ही। तो सर ये आइडिया कैसे आया? ये पिछले वर्ष 15 अगस्त के दिन हमने इस बात की घोषणा की थी कि हम लोग पूसा समाचार एक कार्यक्रम लेकर के आएँ, क्योंकि डीडी किसान के द्वारा कृषि कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और पहले भी जो है कृषि जगत करके हिंदी में चर्चा होती थी। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रयास ये था कि हमारे विशेषज्ञ जो है डीडी किसान के स्टूडियो में जाते थे, वहाँ पे चीज़ों को बताते थे, उनसे चलता था। तो हमारे मन में बात आई कि क्यों नहीं हम अपना कार्यक्रम संस्थान के द्वारा खुद शुरू करें। वहाँ पे तो हम जाते ही हैं, बहुत अच्छी बात है, डीडी किसान बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि इसी सबसे बड़ी बात यह है कि पूसा संस्थान जो है एक संपूर्ण भारत है। यहाँ पर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ के वैज्ञानिक नहीं है, जहाँ के छात्र नहीं है। तो इससे हमको ये बहुत बड़ा लाभ मिला कि हम पूसा समाचार का कार्यक्रम हिंदी के अलावे बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं में हमने शुरू किया। तो हिंदी में पहले शुरुआत हुई हमारी, और करीब 27-28 एपिसोड हिंदी में आने के बाद जब उसका प्रचार प्रसार काफ़ी अच्छा रहा, तो फिर हमने सोचा कि इसको क्षेत्रीय भाषाओं में ले जाएं। तो फिर हम लोगों इसको तेलुगु और कन्नड़ में लॉन्च किया, और अभी हमारा जो अगला फाउंडेशन डे आने वाला है 1 अप्रैल को, उस दिन अपने माननीय महानिदेशक जी के द्वारा हम लोग इसको 2 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी लॉन्च करने जा रहे हैं, उस दिन आपको बताएंगे। तो इसके चलते पूरे देश में जितने किसान हैं, पूसा संस्थान में क्या काम हो रहा है, वो सारी तकनीकी जानकारी वैज्ञानिकों के द्वारा समाचार पढ़ा जाता है। पिछले एपिसोड में हमारे छात्रों ने भी जो है समाचार पढ़ने का काम शुरू किया है। तो उनकी ट्रेनिंग और किसानों से लगाव, किसानों से संवाद, ये सब एक साथ साथ उनका प्रशिक्षण भी साथ में हो रहा है, और वैज्ञानिक भी किसानों के साथ जुड़ करके अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये कार्यक्रम अच्छा चल रहा है और इसको और आगे बढ़ाएंगे। सर इससे आपने डिजिटल इंडिया को भी ले आया पूसा के अंदर में, बिल्कुल बिल्कुल, यूनाइटेड इंडिया को भी आप ले आए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे पूसा को एक ऐसे सर लीड कर रहे हैं जो कि एक टीचर है, एक किसान भी हैं, और साथ में एक बहुत अद्भुत वैज्ञानिक है। आपकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं जिनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में सर ने बताया है मैंने। तो सर मैं थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने मेरे को इतना ज़्यादा समय दिया अपने बिजी स्केड्यूल में से, वो भी एक बार कहने के ऊपर ही। तो सर आप एज अ लीड टू दिस इंस्टीट्यूशन, आप क्या कहना चाहते हो अपने कलीग्स को, या फिर जो लोग साइंटिफिक रिसर्च में लगे हुए हैं उनको? मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसा सोचा कि कृषि को, जो कि आम तौर पे एक विषय है जो कि चर्चा का विषय नहीं होता है, तो इसको आप उठाए और हमसे आपने संपर्क किया इस कार्यक्रम को करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, यह संस्थान एक संपूर्ण भारत है अपने आप में, और यहाँ पर यह शिक्षा, शोध और प्रसार का देश का सर्वोच्च संस्थान है। बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, जो अच्छे से ऐसे छात्र होते हैं, आप पढ़ने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से इस संस्थान का देश के प्रति उत्तरदायित्व भी बहुत बड़ा बन जाता है। और पहले से भी इस संस्थान ने देश के विकास में, देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर करने में, और कृषि के क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास में, आज देश के अगर 75 कृषि विश्वविद्यालय में से आप देखें तो कम से कम 30-40 कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति जो हैं वो यहाँ के छात्र रहे हैं। यहाँ के पढ़े हुए
4 विद्यार्थी उनको विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर संजय राजाराम, प्रोफेसर रतन लाल, डॉक्टर एस.के. वासल और प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, सभी लोग यहाँ के छात्र भी रहे हैं और विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित हुए। विदेशों में जाकर के इन लोगों ने अभूतपूर्व योगदान अपने क्षेत्र में किया है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान रहा है और हमेशा रहेगा। जी। तो अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है एग्रीकल्चर तो दे आर मोस्ट वेलकम टू IARI पूसा कैंपस, और किसानों के लिए तो IARI हमेशा रहा है और सर हमेशा रहे।